हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ के बारे में। तो आप लोग में से जितने स्टूडेंट इस बार जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का आप लोग ने फॉर्म फिलअप किया है या मान लीजिए आप लोग अगली बार दे रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग 2-3 पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक तो लास्ट 1 मंथ का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर बुक को रेफ़र कर रहे हैं, तो हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉल करके पूछ रहे थे, जो हम लोगों ने आईआर के लिए जो स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि उन लोगों ने तो स्टडी मटेरियल ले लिया है लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से मगअप करना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का। तो टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, टेस्ट सीरीज़ को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या टेस्ट सीरीज़ को याद कर लेने से काम होगा या नहीं होगा, या टेस्ट सीरीज़ को क्या करना है नहीं करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि जब हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पहले दिन में ही 5-5 टेस्ट सीरीज सॉल्व करके बैठ गए, और उनका ये कहना था कि अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोग सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से उनको करना है। तो उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जब लास्ट 1 मंथ हम लोगों के पास है, लास्ट रफली 1 मंथ या आप बोल सकते हैं 40 to 45 डेज अभी तो हैं ही, तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसको हमें किस तरीके से डिटेल्ड में हम लोग आज जो है इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था अबाउट एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन को लेके, तो हम लोगों ने एक न्यू यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। तो उस चैनल के बारे में भी हम लोग आपको बताना चाहेंगे। उस चैनल वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम अपडेट्स के बारे में वो चैनल है, जहाँ पे हम आपको सारे एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि यूट्यूब में ये जो एग्ज़ाम ट्रेजी का चैनल है, ये काफ़ी सिर्फ एक एकेडमिक पर्पज से रहे, ना कि अबाउट एग्जामिनेशन डिस्कशन का, सो दैट कि जिनको ना एग्जामिनेशन के बारे में नहीं देखना है फिर उनका समय वेस्ट ना हो। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये अक्सर कॉल करके पूछते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग वीडियो में टेस्ट सीरीज के बारे में या स्टडी मटेरियल के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितने लोगों को टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप अभी भी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये सवाल था कि स्टडी मटेरियल अभी मिल सकता है या टेस्ट सीरीज मिल सकता है, तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा बताएंगे कि स्टडी मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करना है, टेस्ट सीरीज को किस तरीके से यूज़ करना है, स्टडी मटेरियल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम लोग ने किस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टडी मटेरियल तैयार किया था, और टेस्ट सीरीज को किस तरीके से तैयार किया है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये सारी चीज़ों को आप अगर एक बार समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाता है। क्योंकि लास्ट 1 मंथ में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। ये नहीं कि फिर से सारा राम कहानी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें फिर समय ही वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी सोर्स को अगर हम रेफ़र कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर बुक को अगर रेफ़र करें, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उठा लिया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का कॉल आके उन लोगों ने कहा कि वो 2 बार 3 बार पढ़ लिए हैं और कितनी बार पढ़नी चाहिए। वो सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो तरीका था पढ़ने का, वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं था विथ रेफरेंस टू द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर विच यू ऑल आर प्रिपेयरिंग। एंड वाई आई एम सेइंग दैट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट द वे इन विच वी आर रीडिंग द बुक। देखिए, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो एक पॉइंट आपको जो हमेशा ध्यान में रखना है वो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हमेशा इन्फॉर्मेटिव होता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन का अगर के बारे में पूछते हैं, तो वो ऐसे काइंड ऑफ होता है जहाँ पे उसको आपके ओपिनियन, आपके परसेप्शन, हाउ डू यू ग्रास्प थिंग, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए, और अक्सर मैं जो जितने स्टूडेंट कॉल करते थे, जो मैं उनको एग्जाम्पल से समझाता था कि फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आ जाता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो इसमें पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट टाइम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यूएन मिशन में कब पार्टिसिपेट किया।
अब ये देखिए, ये काफ़ी आपका ये या तो सही होगा या गलत होगा, इसमें आपकी परसेप्शन की बात नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पीस कीपिंग, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रोल के बारे में पूछ दिया जा सकता है कि हाउ डू इवेल्युएट द रोल और द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इन मेंटेनिंग ग्लोबल या वर्ल्ड सिक्योरिटी। या फिर आपसे ये पूछ दिया जा सकता है, ये एक स्टेटमेंट दे दिया जा सकता है कि इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स एंड डू यू थिंक दैट इंडिया शुड गेट ए परमानेंट प्लेस इन यूएन सिक्योरिटी। तो अब देखिए, यूएस पीस कीपिंग फोर्स के बारे में दो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन का जो तरीका पूछने का है वो भी चेंज हो जाता है, और उसी तरीके से हम लोगों का आंसर राइटिंग वो भी चेंज हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसा एग्जामिनेशन हो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से चेंज हो। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए जब भी आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। फॉर एग्जांपल, जब भी आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उठाते हैं तो चैप्टर 1 के पेज नंबर पहले पेज से आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन पिकअप करना है रैदर देन ऐसे रीडिंग। आपको हर एक पेज पे देख लेना है कि इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर आपको मिलता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको, अगर मान लीजिए आप हार्ड कॉपीज़ में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास बुक है उससे पढ़ रहे हैं तो आप पेंसिल से वहाँ टिक मार्क कर लिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, तो आपको बस उतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। या फिर अगर मान लीजिए आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लें तब बेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू, इसकी सॉफ्ट कॉपी का आप जो भी पेज नंबर है आप मान लीजिए पेज नंबर लिख लिए, और उसी पेज नंबर पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको रफ कॉपी पे आप वहाँ पे नोट डाउन कर लिए कि जब एक बार पूरे बुक को आपने पढ़ लिया तो आपको फिर उन सारे टॉपिक्स को ढूंढ लेना है। अब या तो आप दोबारा उसी बुक में ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया पे देख लीजिए। तो सवाल आता है कि बुक को पढ़ना कैसे है। तो आपने एक बार अगर डिटेल में रीडिंग मान ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको फिर डिटेल में रीडिंग नहीं माननी है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बस स्कैन करना है और आपको हर एक पेज को स्कैन करते चले जाना है। और स्कैन करने में आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आप पूरे बुक को स्कैन करके सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको पिकअप कर लीजिए और उसको फिर ढूंढ के लिख लीजिए। अब सवाल आता है कि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन को निकालना है। आपने अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछ दिया जाता है, डॉक्ट्राइन के बारे में पूछ दिया जाता है, एथनिक ग्रुप्स के बारे में पूछ दिया जाता है, वार्स के बारे में पूछ दिया जाता है। तो इन सारे के आपको ना एक लिस्ट बना लेनी है। मान लीजिए प्रीफेस में आपने लिस्ट बना लिया कि इस 10 लिस्ट में कोई भी चीज़ अगर आता है तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और उस पॉइंट को मैं अपने रफ कॉपी में लिख लूँगा, सो दैट कि पूरा बुक जब खत्म हो जाता है तो उसको ढूंढ के आपको दोबारा गूगल कर लेना है या उसी बुक में सर्च कर लेना है। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सेग्रीगेट करना इन्फॉर्मेशन को, कि जब आपने पूरा लिस्ट बना लिया तो आपको उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देना है कि अच्छा ठीक है, डॉक्ट्राइंस एक पेज पे सारा डॉक्ट्राइंस लिख लिया, बुक्स एंड ऑथर्स सारे एक पेज पे लिख लिया। तो इस तरीके से आपका जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में मेरा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया। तो एक जो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हम कौन सी बुक मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक को मुझे बार बार करना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। तो एक चीज़ तो आपको इस पूरे प्रोसेस में आपको ये पता चल गया होगा ना कि अगर आप मान लीजिए इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप होते चला जाता है। एक जो दूसरा चीज़ तो इसी तरीके से आप मान लीजिए जितने आपके पास 2 बुक आप रेफ़र करना चाहते हैं, 3 बुक रेफ़र करना चाहते हैं, तो इन सारे प्रोसेस से आपका ये चीज़ कवर अप हो जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अक्सर सभी को बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एवरी अल्टरनेट डे। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है तो आप हर एक दिन एक बार क्वेश्चन पेपर को देखिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखने से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एड्रेस हम करते हैं। सबसे पहला कि आपको पता हो जाता है कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जब भी किसी सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं, किसी के नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं, किसी बुक को रेफ़र कर रहे हैं,
तो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल काम करता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। मान लीजिए आपने एक बुक का 8 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आपको पता चल गया क्वेश्चन में तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ हाई पॉइंट दैट यू लीव दैट बुक। लेकिन अगर मान लीजिए आपने वो बुक नहीं, आपने अगर पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, कोई बोल दिया भाई भतीजा कि भाई ये बुक पढ़ लो, तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आपके अंदर जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होती है कि एक जजमेंटल होता है, एक डिसीजन मेकिंग होता है कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो आप उस चीज़ पे जज नहीं कर पाइएगा एंड यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि आपको वो इवैल्यूएट करने में मदद करता है कि जब भी हम किसी सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो वो सोर्स कितना अप्रोप्रिएट है, कितना ऑथेंटिक है, मेरे कितने परसेंट क्वेश्चंस उस सोर्स से आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ को एड्रेस कर देता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी सोर्स को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम किया गया है। अब मान लीजिए आपने देखा ही नहीं, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपने देखा ही नहीं कि 10 क्वेश्चन जो है बुक्स एंड ऑथर से पूछ दिए गए, तो आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपने तो उठा लिया, लेकिन उससे आपने बस डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़ने लगे, सिर्फ डॉक्ट्राइन देख लिए, वार्स देख लिए, इतनी ग्रुप्स देख लिए, लेकिन आपने देखा ही नहीं बुक्स एंड ऑथर्स। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए आप बार बार क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ते रहते हैं तो आपको स्ट्राइक करते रहेगा कि हाँ इस बुक में, इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने यूज़ के लिए पिक करना है। तो ये मेरे हिसाब से ये दो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि बार बार क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए। और इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक बुक पढ़ लिया, फिर आपने देख लिया कि अच्छा ठीक है चलो इस बुक में ये सारे पॉइंट मुझे कवर अप नहीं हुआ है क्वेश्चन के, ये पोर्शन मेरा जो क्वेश्चन का ये बचा हुआ है, फिर आप दूसरे बुक पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको हमेशा वही लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि सर मैंने जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ लिया है, वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट, एंड आई ऑलवेज से द सेम थिंग, इट्स यू हु हैव टू डिसाइड वेदर इट्स सफिशिएंट और वेदर इट्स नॉट सफिशिएंट। और वो कब पता चलेगा? जब तक आप बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा। नहीं तो मेरे से पूछेगा तो मैं तो आपको लिस्ट बता दूंगा कि ये सारे बुक आपको पढ़ लेना है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना ग्रैस्पिंग पावर है, आप एक साथ बैठ के कितना देर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद का डिसीजन मेकिंग, जजमेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए जितने बच्चे जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ाई करेंगे, सीरियसली इस वीडियो को देख के इसके अगर आपको कुछ वैल्यू लगेगा तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है चलो पढ़ लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो उन सब के लिए तो टेंशन नहीं है, लेकिन जितने बच्चे सीरियस हैं कि हाँ इस बार जेएनयू का आईआर का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देखिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स शायद 20,000 स्टूडेंट जितने लोग, अगर मान लीजिए 20-25 जितने लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 5,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ लिया है। लेकिन 5,000 में सिर्फ 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, और वो 50 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सोर्सेज के साथ साथ पढ़ने का अप्रोच भी सही होता है। तो अप्रोच सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नहीं तो इट जस्ट लाइक कि आपके पास एक तलवार है, आप तलवार से सोचिएगा कि शर्ट सीने का, तो शर्ट फट ही जाएगा ना। तो तरीका भी सही होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमें कौन से सोर्स को रेफ़र करना है, और सोर्स सही है गलत है, उसका जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए। जब हमें एक सोर्स मिल जाता है तो हमें किस तरीके से उस सोर्स को यूटिलाइज करना है। तो ये तो एक टॉपिक कवर अप हो गया। अब दूसरा आते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था कि जो स्टडी मटेरियल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल था कि सर उन लोग मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर आपने इतना सारी चीज़ें दे दी है, इसको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसको किस तरीके से याद करना है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप किसी भी स्टडी मटेरियल को देखते हैं जो हम लोगों ने बनाया है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको बुलेट पॉइंट के रूप में देने का। बुलेट पॉइंट क्या होता है कि इट्स इजी टू रिमेंबर होता है। बुलेट पॉइंट क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेटिव होता है।
क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है कि अपनी स्टडी मटेरियल में सारे उन इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स को कवर अप कर लिया जाए। लेकिन आप किसी भी स्टडी मटेरियल को ये सोचिएगा कि मुझे लर्न कर लेना है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जो बनाया है, इतने सारे पॉइंट्स हैं याद करने के लिए, तो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी किसी, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जो टॉपिक्स के PDF आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आपको ये करना है कि किसी एक PDF को आपने पिक कर लिया और उसका एक सीक्वेंस बनाने का। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज कीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर इवेंट्स की अगर आप बात करते हैं, तो कोल्ड वॉर इवेंट्स को आप एज ए स्टोरी देखिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 1945 आप शुरू करते हैं और 91, 92, 93 तक आप पूरा उसका देखते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस 50 ईयर्स में क्या क्या, रफली 50 ईयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको किस तरीके से कौन कौन इन्फॉर्मेशन को आपको 100% याद रखना है। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी एक नोटबुक को उठा के वहाँ पे आप एक मैपिंग कर सकते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कुछ कुछ कंट्रीज ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी इम्पॉर्टेंट हो गया, आपका रशिया इम्पॉर्टेंट हो गया, आपका यूरोप में मान लेते हैं कि फ्रांस इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पेन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इन सब से रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, आप उस चीज़ को लेते चले जाइए। ये नहीं कि जितनी सारी चीज़ें हैं आप सबको सोच रहे हैं कि हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन याद कर रहे हैं। अगर आप वो सारा करते हैं तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा, प्लस इट्स नॉट हेल्दी टू लर्न एवरीथिंग। आपको समझना है, आपको एज ए इवेंट, एज ए हिस्ट्री देखनी है। उससे क्या होगा कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा। आपको जर्मनी के बारे में देख लेना है, आपको रशिया के बारे में देख लेना है, और उन इवेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप उन सारी चीज़ों को करते हैं तो वो इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं है ना कि आप जाके बैठिएगा एग्ज़ाम देने का, तो आप रिकॉल कीजिएगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का जो नोट्स हम लोग ने लिया है तो उससे कौन से पेज में ये चीज़ अवेलेबल है। ये तो ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है समझने में, किसी पॉइंट को समझने में, किसी टॉपिक को समझने में, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। हम लोग डिस्कशन करके बाकी लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को भी समझाएंगे। अब तीसरा पॉइंट आते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर। जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक आया है, इट्स टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा था। एक्साइटमेंट में हम लोगों ने एक दिन में 5 दे दिया, 2 दिन में, 5 दिन में हम लोगों ने सारे टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कर दिया। अब जो है पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टेस्ट सीरीज़ का 2 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपके प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करता है। अगर मान लीजिए कि आपने पहला टेस्ट सीरीज़ दिया, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने 30 सही बनाए, दूसरा दिया आपने 31 सही बनाए, तीसरा दिया 32 सही बनाए, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टॉप देयर। उसके बाद आप फिर से अपना प्रिपरेशन बनाइए। इसलिए मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए आप अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि हाँ, कहाँ पे आप जाके स्टक कर रहे हैं। 31, 32, 35, 40 कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक में आप बार बार कम स्कोर कर रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को आपको जाकर दोबारा पढ़ाई करनी है। अब देखिए, एक बार में आपने एक दिन में बैठ के 10 टेस्ट सेट आपने सारे सॉल्व कर लिए, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता है। आप खुद का एनालिसिस नहीं कर पाइएगा कि आप जो बार बार सेट दे रहे हैं, कम स्कोर अगर आ रहा है तो कम क्यों आ रहा है, किन किन टॉपिक्स पे कम स्कोर आ रहा है। इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक दिन के बाद ही टेस्ट सेट दीजिए, सो दैट कि आपने आज मान लीजिए टेस्ट सेट दिया, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जहाँ पे आपने नहीं स्कोर कर पाया, कौन कौन से टॉपिक्स थे जहाँ पे आपने स्कोर कर भी लिया, तो हो सकता है आपने तुक्का मारा हो, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आता होगा, उसके रिलेटेड एरियाज़ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक सेट को देने के बाद आपको दोबारा वापस जाना है और वहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप बार बार कम स्कोर कर रहे हैं, किस में ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो दोबारा उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, तभी टेस्ट सीरीज आपको देना है। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो जाता है, टेस्ट सीरीज नॉट ए काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 500 क्वेश्चंस बना लिए तो इसमें 10-20 क्वेश्चंस तो लड़ ही जाएंगे। ये बेवकूफ़ी है यार, ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज से जो है हम क्वेश्चन जो है हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट में, हाँ टॉपिक सिमिलर हो सकता है, क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि क्वेश्चंस नियर अबाउट आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए अगर दोबारा नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा जाए तो जो हम लोगों ने शेयर किया है वो आ जाएगा, या डॉक्ट्राइन के बारे में, वार्स के बारे में। तो मोस्टली टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके बदल जाते हैं। और आप इन सारे क्वेश्चंस को उसी समय सॉल्व कर पाइएगा जब आप टेस्ट सीरीज को समझने के बाद, सॉल्व करने के बाद उस पर थोड़ा सा आप खुद का रिसर्च करते हैं। तभी आप अगर उन सारे क्वेश्चंस को जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तब भी आप उसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं तब फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सारे टेस्ट सीरीज को 500 क्वेश्चंस है ना, 500 क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को इंडिविजुअली सर्च करने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया टेस्ट सीरीज के बारे में कि हाँ सभी को टेस्ट सीरीज पसंद आया, और वो शायद इसलिए क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन उतना ही मेहनत आपको भी करना है। टेस्ट सीरीज देखने के बाद आपको एक्साइटमेंट नहीं हो जाना है। बहुत सारी लड़कियों का उसी समय कॉल आ गया आधे घंटे के बाद कि सर मैंने एक्साइटमेंट में 2-2 बना दिए। यार ये गोलगप्पा तो है नहीं कि आप एक्साइटमेंट में बना के उसको खा रहे हैं। आपको उसको सॉल्व करना है, उस पर रिसर्च करना है, उस पर आपको खुद से मेहनत करनी है। तो उस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि अभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लेते हैं तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यार देखो, फ़ायदा उस समय होगा जब आप मेहनत कर रहे हैं। फ़ायदा उस समय नहीं होगा कि आपने टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल ले लिया और आप ये सोच रहे हैं बैठ के कि अब तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने ये किया है कि जो टेस्ट सीरीज बनाया है वो स्टडी मटेरियल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो इसलिए किया है कि आपका स्टडी मटेरियल तो कवर हो ही रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज से भी एडिशनल टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपसे पूछ के आपके प्रिपरेशन को और इन्हेंस करने की और इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोगों ने की है। नहीं तो हम लोगों के लिए तो टेस्ट सीरीज जो है स्टडी मटेरियल से बनाना सबसे आसान था। आप अगर किसी को भी दे दीजिएगा कि ये सेट ऑफ पेजेस है, इसी से आपको टेस्ट सीरीज बनाना है, तो शायद 10 पेज से 10 टेस्ट सीरीज तैयार हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने उसके कहीं बाहर जाके और थोड़ी सी रिसर्च करके एक बैलेंस्ड वे में सारा टेस्ट सीरीज बनाया है, सो दैट कि आपका सारा टॉपिक कवर अप हो जाए। हाँ, हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि बाहर से अगर आप मान लीजिए आपका टेस्ट सीरीज आता है, टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आप कम स्कोर करते हैं तो आपको डी